Students, this is CA Rahul Nagwani. Today we are going to start CBSE class 12th chapter 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 4 पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपके 95% या उससे ज़्यादा आ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्टार्ट स्टडिंग मिनिमम 9 आवर्स। स्टार्ट सेल्फ रीडिंग लर्निंग 2-3 सब्जेक्ट्स डेली। प्रैक्टिस फ्रॉम गुड सैम्पल पेपर्स जो कि मेरे मॉड्यूल में अवेलेबल है। लॉक योर सेल्फ विथ इन स्टडी इन्वायरमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये पूरा चैप्टर 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर 12 पॉइंट कंप्लीट मतलब ये चैप्टर कंप्लीट। तो पहला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट समझने से पहले हम मैनेजमेंट की मीनिंग समझ लेते हैं। अगर आप एक स्कूल, कॉलेज या शॉप या ऑर्गेनाइजेशन या फर्म को जानते हैं तो सोचो हर एक स्कूल, कॉलेज, फर्म, शॉप, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता होगा और वो ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करते होंगे। तो वो जो स्टेप्स फॉलो करते हैं वही मैनेजमेंट है। इन शॉर्ट, मैनेजमेंट एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसकी मदद से एक स्कूल, कॉलेज, फर्म, शॉप, ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए उसको फॉलो करते हैं ताकि उनका ऑब्जेक्टिव कम समय में और कम खर्च में अचीव हो जाए। इन शॉर्ट, मैनेजमेंट एक प्रोसीजर है जिसकी मदद से हम अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करते हैं, वो भी कम समय में और कम खर्च में। अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। क्रिटनर के शब्दों में मैनेजमेंट की डेफिनेशन: मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। क्रिटनर का मानना है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम कम समय में, इफ़ेक्टिवली मतलब कम समय में, अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेते हैं और एफिशिएंटली मतलब कम खर्च में अपने रिसोर्स को यूज़ करके अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकते हैं। अब है सेकेंड पॉइंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। देखो, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट पेपर में 2 मार्क्स का पूछता है। आप लिख के आते हैं लेकिन आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते, या कभी 1 मिलता है या कभी 0, क्योंकि आप उसमें PE2 नहीं लिख के आते हैं। तो आपको ध्यान देना है, मीनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में PE2 लिख के है। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम अपना एम पूरा करते हैं, अपना गोल पूरा कर लेते हैं, वो भी कम समय में और कम खर्च में। PE2, P मीन्स P से प्रोसेस, E2 मतलब एक E से इफ़ेक्टिवनेस और दूसरे से एफिशिएंसी। सबसे पहला है प्रोसेस। Process refers to primary function like planning, organizing, staffing, directing and controlling performed by the management to get goal। प्रोसेस का मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो कि मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है ताकि गोल अचीव हो जाए। इफ़ेक्टिवनेस, इफ़ेक्टिवनेस की स्पेलिंग में TIVE मतलब टाइप को तुम लोग ऐसा याद कर लो, टाइम। तो इफ़ेक्टिव मतलब टाइम, मीन्स कंप्लीटिंग the right task to achieve the deputed goal within time frame। इसका मतलब है कि जो तुमको राइट टास्क दिया गया है या फ्रेम किया गया है वो टाइम से पूरा करना इफ़ेक्टिवनेस कहलाता है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मीन्स कंप्लीशन ऑफ टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज। इसका मतलब है अपना काम पूरा करना, वो भी कम से कम खर्च में। अब हम थर्ड पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, इफ़ेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। एग्ज़ाम में इफ़ेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी पूछता है। प्रेशर की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स इन दोनों में, तो आप ऐसा याद कर लो, इफ़ेक्टिव की स्पेलिंग में TIVE आता है, मतलब टाइम से रिलेटेड है वो। इफ़ेक्टिवनेस इज़ अबाउट डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द असाइंड जॉब ऑन टाइम, नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। मतलब इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है आपको जो सही काम दिया गया है आपको वो कंप्लीट करना है समय के अंतर्गत, चाहे खर्चा कितना भी हो। वहीं दूसरी ओर एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी इज़ अबाउट डूइंग द जॉब इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर दैट इज़ गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम इनपुट। एफिशिएंसी का मतलब होता है काम ऐसे करना
इस मैनर के साथ करना कि आपको इनपुट कम लगे और आउटपुट ज़्यादा है, यानी खर्चा कम हो और काम ज़्यादा हो। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है, रोहिणी prepared a well documented and factual report on cost performance, but she could not present it in board meeting as she could not complete it on time। रोहिणी ने एक डॉक्यूमेंट बनाया ताकि कॉस्ट को मेज़र किया जाए और कम किया जाए। इसका मतलब रोहिणी के काम से कॉस्ट कम हो गई ऑर्गेनाइजेशन की, बट वो डॉक्यूमेंट बन नहीं पाया, टाइम से उसको शो नहीं किया गया, मतलब काम समय से नहीं हुआ। रोहिणी का काम खर्च कम कर दिया ऑर्गेनाइजेशन का, बट समय से नहीं हो पाया। तो हम बोल सकते हैं रोहिणी का काम एफिशिएंट है बट इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसने खर्च कम किया बट ऑर्गेनाइजेशन में टाइम। अब हम स्टार्ट करें बी पॉइंट। हीरो लिमिटेड्स टारगेट टू प्रोड्यूस 20,000 शर्ट्स पर मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ ₹150 पर शर्ट। द प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव दिस टारगेट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹170 पर शर्ट। इसका मतलब हुआ हीरो लिमिटेड को टारगेट दिया गया था 20,000 शर्ट बनाने का एक महीने के अंतर्गत, वो भी ₹150 के हिसाब से, बट प्रोडक्शन मैनेजर ने एक महीने के अंतर्गत 20,000 शर्ट्स बना ली, बट 150 की जगह ₹170 पर शर्ट पे खर्च किया। इसका मतलब एक काम टाइम से हो गया, एक महीने के अंतर्गत हो गया। इट मीन्स हीरो लिमिटेड का काम इफ़ेक्टिव है बिकॉज टाइम से हो गया, बट खर्चा 150 की जगह 170 आ गया। इसका मतलब वो एफिशिएंट नहीं है। तो हीरो लिमिटेड के मैनेजर का काम इफ़ेक्टिव है बट नॉट एफिशिएंट, इसका आंसर होगा। फिर फोर्थ पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट याद करने का तरीका है गुड मॉर्निंग। देखो, चेकर क्या उम्मीद करता है कि आप बुकिश लैंग्वेज यूज़ करें, और बुकिश लैंग्वेज यूज़ करना बहुत टफ़ है, डील करना तो बहुत टफ़ है। तो एटलीस्ट आप एग्ज़ाम में बुकिश पॉइंट्स तो यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको याद अच्छे से कर लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को याद करने की टेक्निक है गुड मॉर्निंग ग्रुप पिक दो। देखो, एक मैनेजर था अपने फ्रेंड्स के साथ, उसने रात को पिक खिंचवाई थी, ग्रुप पिक। सुबह जब वो उठा तो उसकी मोबाइल में एक मैसेज था गुड मॉर्निंग ग्रुप पिक दो, उसके फ्रेंड ने ऐसा उसको मैसेज किया था। तो आप ऐसा याद कर लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट गुड मॉर्निंग ग्रुप पिक दो। तो गुड मॉर्निंग GM, G से एक पॉइंट बनेगा, M से एक, ग्रुप से एक, PIC से 3 और D से एक। तो ये सारे पॉइंट्स बुकिश लैंग्वेज में हो जाएंगे। अंदर डील अपने ओन वर्ड्स में कर लेना। वैसे भी अगर पॉइंट्स अच्छे से याद हो तो डील अपने आप ओन वर्ड्स में हो जाते हैं अच्छे तरीके से। पहला पॉइंट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गुड मॉर्निंग ग्रुप पिक दो, G से स्टार्ट हो रहा है और पहला पॉइंट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हम पढ़ रहे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है विच इज़ टू अचीव बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट एक ऐसा तरीका है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, जो कि हम अचीव करते हैं वो भी अपने सारे रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूज़ करके। फिर दूसरा है मल्टी डायमेंशनल, GM, M से मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल एज इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। देखो, मैनेजमेंट में वर्क के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, पीपल के ऊपर भी और ऑपरेशंस के ऊपर भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट के अंतर्गत हम 3 चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, वर्क, पीपल, ऑपरेशंस। तो ये मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल है। याद हो गया, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। तीसरा है ग्रुप एक्टिविटी। याद करने की टेक्निक थी गुड मॉर्निंग ग्रुप पिक दो, तो ग्रुप से ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है ग्रुप एक्टिविटी है सिंस इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट पीपल एज अ टीम टू अटेंड द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है क्योंकि इसमें हम सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज और कोऑर्डिनेट करते हैं, एक टीम बना के काम करते हैं ताकि हमारा पूरी फर्म का गोल अचीव हो जाए। इसलिए हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप से रिलेटेड है, अकेले से रिलेटेड नहीं है।
आप अपने स्कूल का एग्जांपल ले लो। सबसे पहले आपके स्कूल का गोल रहता है, तो हम उस हिसाब से स्कूल को मैनेज करते हैं, गोल ओरिएंटेड। फिर दूसरा है कि वो ग्रुप बना के काम करते हैं। आपके स्कूल में जो भी काम होता है ग्रुप के हिसाब से होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। और मल्टी डायमेंशनल, यानी आपके स्कूल में ऑपरेशंस, पीपल, वर्क सब पे ध्यान दिया जाता है, इसलिए हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल है। फिर है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है जहाँ तहाँ एप्लीकेबल। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, ये हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, जहाँ तहाँ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होता है। गुड मॉर्निंग ग्रुप पिक 2, जी से था गोल ओरिएंटेड, एम से था मल्टी डायमेंशनल, जी से था ग्रुप एक्टिविटी, पी से था परवेसिव। अब पिक, PIC, आई से इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल होता है, इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, खाली महसूस कर सकते हैं, वो भी इसके रिज़ल्ट के माध्यम से। अगर आपके स्कूल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है तो हम बोलेंगे मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि मैनेजमेंट को सिर्फ रिज़ल्ट के माध्यम से ही समझा महसूस किया जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता। अगर आपके स्कूल के अंदर ऑर्डर लाइन्स है, कोऑर्डिनेशंस है, तो हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट है। तो इसका मतलब हुआ मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल है, वो कभी भी दिखाई नहीं देता, छुआ नहीं जा सकता, खाली महसूस किया जा सकता है। छठा पॉइंट है कंटिन्यूअस। ग्रुप पिक 2, PIC, सी से कंटिन्यूअस। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फंक्शंस एंड इट्स फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स साइमल्टेनियसली। मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और वो सारे फंक्शंस एक साथ भी किए जाते हैं या स्टेप बाय स्टेप भी किए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूअस टिल एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट तब तक करना पड़ेगा जब तक आपका फर्म, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट है, मतलब जब तक कि आपका फर्म चलेगा तब तक मैनेजमेंट चलेगा, जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता तब तक मैनेजमेंट करते रहना पड़ेगा। इट मीन्स मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। गुड मॉर्निंग ग्रुप पिक 2, 2 से मतलब डी से डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मतलब होता है जो आए दिन चेंज होते रहता है, टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू नीड, टाइम और सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहता है। इन्वायरमेंट में आए दिन चेंज होते हैं करके मैनेजमेंट में भी चेंज होता है। पहले स्कूल में अलग तरीके से पढ़ाया जाता था, अब अलग तरीके से पढ़ाया जाता है क्योंकि मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट। मैकडोनल्ड ने इंडिया में सर्वाइव करने के लिए अपने फंक्शंस, अपने मैनेजमेंट में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। फिफ्थ पॉइंट मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। इसको याद करने का तरीका है OPS। O फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, P फॉर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, S फॉर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स, O फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल यानी फर्म के प्रति क्या उद्देश्य रहता है? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। एक मैनेजमेंट अपनी फर्म के लिए ऐसा कुछ करता है ताकि फर्म सर्वाइव करती रहे, प्रॉफिट अर्न करती रहे और ग्रोथ करती रहे। सर्वाइवल के लिए अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट क्यों किया जाता है? ताकि हमारा जो कॉस्ट है, रिस्क है, वो कवर हो जाए। और ग्रोथ क्यों करना चाहिए? ताकि हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इम्प्रूव हो जाए। इसलिए मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशनल के लिए सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ करने का ट्राई करते रहता है। दूसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल यानी खुद के लिए। और तीसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। उसको याद करने का तरीका है E3। मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और इन्वायरमेंट के लिए बहुत सारे काम करते हैं जो कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है छठवां टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से फ़ायदा क्या है उसको याद करने का तरीका है GDP इंक्रीजेस एफिशिएंसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। GDP इंक्रीजेस, एफिशिएंसी
फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जी से 1 पॉइंट बनेगा, डी से 1, पी से 1, 3 पॉइंट जीडीपी से बनेंगे। इंक्रीज एफिशिएंसी चौथा पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी पांचवा पॉइंट। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बुकिश लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहते हो तो 5 पॉइंट्स है इसके अंदर। पहला पॉइंट है जी फॉर ग्रुप गोल अचीवमेंट। मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम्स एंड कोऑर्डिनेट्स विथ इंडिविजुअल टू अचीव इंडिविजुअल गोल अलॉन्ग विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजमेंट क्या करता है, टीम बनाता है, कोऑर्डिनेट क्रिएट करता है ताकि एक अकेले इंसान का ऑब्जेक्टिव और एक ग्रुप का ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाए और दोनों के गोल अचीव हो जाए। इसका मतलब है मैनेजमेंट हमको ग्रुप गोल अचीवमेंट करने में मदद करता है, एक इंडिविजुअल का भी गोल अचीव कराते हैं और एक ग्रुप का भी। दूसरा है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैनेजमेंट मदद करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को चेंज होने में, उसके एम्प्लॉयज़ को चेंज होने में मदद करता है। तो मैनेजमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ ओवरकम देयर रेसिस्टेंस टू चेंज एंड अडेप्ट एज पर चेंजिंग सिचुएशन टू एंश्योर इट्स सर्वाइवल ग्रोथ एंड इट्स कॉम्पिटिटिव एज। सर्वाइवल ग्रोथ और कॉम्पिटिशन को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को बदलने में मदद करता है। और अगर एम्प्लॉयज़ नहीं चाहते कि ऑर्गेनाइजेशन बदले तो इसके लिए मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को समझाता है कि रेसिस्टेंस टू चेंज ना करे और चेंज में हेल्प करें ताकि हमारी फर्म सर्वाइव, ग्रोथ और कॉम्पिटिटिव एज में आगे बढ़ सके। तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल इन अचीविंग पर्सनल गोल वाइल वर्किंग टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल को समझाता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के रास्ते पे चलो और उनको ऐसे मोटिवेट और लीडरशिप करता है। जो इंडिविजुअल है हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करने के लिए चलता जाता है और उस रास्ते पे चलते चलते उस इंडिविजुअल का खुद का पर्सनल गोल अचीव हो जाता है। ये सिर्फ मैनेजमेंट की मदद से ही पॉसिबल हो पाता है। देखो जीडीपी, जी से आएगा ग्रुप गोल अचीवमेंट, डी से डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, पी से पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीवमेंट। चौथा इंपॉर्टेंस है इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, एक तरीका बताता है ताकि वो अपने रिसोर्स को ऐसे तरीके से यूज़ करे ताकि कॉस्ट कम हो जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए और वो भी कम समय में काम हो जाए। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़। मैनेजमेंट अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और नई नई टेक्नोलॉजी को एडप्ट करवाता है। इसलिए मैनेजमेंट जो है सोसाइटी का डेवलपमेंट करने में भी मदद करता है। इन दिस वे दिस टॉपिक इज़ कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट 7 टॉपिक नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखो नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, दूसरा मैनेजमेंट एज अ साइंस, तीसरा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट के अंदर याद करने की टेक्निक है सीपीटी की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। 12 के बाद आप सीए सीपीटी करेंगे तो ऐसे याद कर लो, सीपीटी की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। C for creativity and practice based, P for personalized application, T for theoretical knowledge। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कुछ आर्ट के अंतर्गत क्वालिटीज़ रहती है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, और मैनेजमेंट के भी अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फिर हम दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करेंगे। तो हम पहले पढ़ रहे हैं आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस बेस्ड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, थ्योरेटिकल नॉलेज, कंटिन्यूस प्रैक्टिस। ABCD ये चारों की चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आर्ट में पाई जाती है। एवरी मैनेजर हैज़ हिज ओन यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल। ही शी यूजेस his or creativity in applying management techniques. His her skills improves with regular application.
Since all features of art are present in management, so it can be called an art. देखो ABCD ये चारों की चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आर्ट में भी अवेलेबल है और साथ में साथ मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है, तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस के फीचर्स याद करने की टेक्निक है यूएसई, यूनिवर्सल वैलिडिटी, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड। ABC ये तीनों फीचर साइंस में अवेलेबल है। अब हम पढ़ेंगे क्या ये तीनों फीचर्स मैनेजमेंट में अवेलेबल है। एज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है सेम टू सेम प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस के जैसे नहीं है। सो इट मे बी कॉल्ड एन इन एग्जैक्ट साइंस, इसलिए हम इसको एक इन एग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं। द प्रोमिनेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर इन द मैनेजमेंट मेक्स इट सोशल साइंस। तो हम कुल मिला के मैनेजमेंट को सोशल साइंस बोल सकते हैं बट प्योर साइंस नहीं बोल सकते। फिर है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। देखो आपको पता होगा प्रोफेशन में जाने से आपको एम्प्लॉयर के द्वारा पर्क्स मिलते हैं। पर्क यानी चॉकलेट नहीं, पर्क मतलब सुविधाएं। मालिक अपने नौकर को बंगलो, कार, ये सब सुविधाएं देता है जिसको पर्क कहा जाता है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तो प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करने के लिए तरीका है पर्क, PERKS। प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, नॉलेज वेल डिफाइंड होनी चाहिए, सर्विस मोटिव। A से लेकर E तक के पॉइंट्स फीचर्स ऑफ प्रोफेशन है। मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन एंड दस इट इज़ नॉट फुल फ्लेज्ड प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर, लॉयर एक्सेट्रा। मैनेजमेंट में ये सारे फीचर्स फिलहाल अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है डॉक्टर और लॉयर के जैसे। लेकिन हाँ, अगले 10 सालों में इट मे बी बिकम प्रोफेशन। अगले 10 सालों में मैनेजमेंट हो सकता है कि वो प्रोफेशन बन जाए। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लेवल पाए जाते हैं। पहला रहता है टॉप मैनेजमेंट जो कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करता है, दूसरा रहता है मिडिल मैनेजमेंट जो कि स्टाफिंग करता है, और तीसरा रहता है सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशनल लेवल जो कि डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करता है टू द वर्कर्स। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाँ आप लोगों से ही, आप बताओ कि एम्प्लॉयज़ टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल की लोअर? सोच लिया आप लोगों ने, टॉप, मिडिल की लोअर, एम्प्लॉयज़ कौन से लेवल में आते हैं? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने लोअर लेवल सोचा होगा, मतलब सुपरवाइजरी लेवल। तो मैं आपको बता दूं कि एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट के लेवल में आते ही नहीं है। इट मीन्स एम्प्लॉयज़ आर नॉट पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, और यू कैन से मैनेजमेंट के जो लेवल होते हैं उसके अंतर्गत एम्प्लॉयज़ आते ही नहीं है। तो आपने जिसने सुपरवाइजरी लेवल सोचा था सबका रॉन्ग है, बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करता है। चलो मान लो आपका स्कूल है, आपके स्कूल के जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, MD, GM, VP, मेन टास्क इज conceptualization of organizational goal, policy and strategy, formulation and organizing, controlling, monitoring activities and resources, controlling the work performance of individuals and approving budgets। टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, उसके अंतर्गत आते हैं CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, MD, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स, GM। ये सब क्या करते हैं, गोल बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। यानी तुम्हारे स्कूल के जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने स्कूल स्टार्ट किया था, वो गोल, पॉलिसी, स्ट्रेटेजी बनाएंगे तुम्हारे स्कूल के लिए। कंट्रोल, मॉनिटरिंग करेंगे स्कूल की बिल्डिंग और या फिर सारे रिसोर्सेज को, और बजट बनाएंगे और बजट के हिसाब से परफॉर्मेंस हो उसको कंट्रोल करेंगे। ये काम रहता है टॉप मैनेजमेंट का। जिन्होंने स्कूल बनाया था वो स्कूल के लिए ये करते हैं। फिर आता है मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट में comprises of department, sub departmental and division heads. It main tasks
इज एग्जीक्यूशंस ऑफ प्लान्स पॉलिसीज framed by top level management and preparing organizational setup and appointing employees and issuing instruction and motivating employees, ensuring interdepartmental cooperation as well. मिडिल मैनेजमेंट मतलब तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल, वो क्या करते हैं, या फिर पहले तो बता दूं आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो मिडिल मैनेजमेंट है, या फिर एक फर्म के अंतर्गत जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उस डिपार्टमेंट का जो हेड रहता है वो मिडिल मैनेजमेंट में आता है। उनका मेन काम क्या रहता है, जो पॉलिसी स्ट्रेटजी या प्लान्स टॉप मैनेजमेंट ने बनाए थे उसको फॉलो करना, सेटअप करना और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना ताकि जो टॉप मैनेजमेंट के प्लान्स है, गोल्स है, वो अच्छे तरीके से अचीव हो जाए, और कोऑर्डिनेशन करना भी मिडिल लेवल का काम रहता है। थर्ड है सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशनल लेवल, जो कि डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं। कंसिस्ट ऑफ फोरमैन एंड सुपरवाइज़र, तुम्हारे स्कूल का जो सुपरवाइज़र है उनका काम रहता है कि पॉलिसीज़ जो कि टॉप मैनेजमेंट में बनाई थी और मिडिल लेवल ने उसको लागू कराया था फर्म के अंदर, वो पॉलिसी अच्छे तरीके से चले और जो एम्प्लॉयज़ को शिकायत है वो टॉप और मिडिल तक के पहुंचाई जाए, और जो मिडिल और टॉप वर्कर्स को बोलना चाहते हैं वो बात टॉप या मिडिल से वर्कर्स तक के पहुंचाना सुपरवाइज़र का काम रहता है। और इनका मेन मोटो ये रहता है कि डिसिप्लिन है वर्कर्स के बीच में। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 9th पॉइंट, POSDC। इसको याद करने का तरीका है P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग मतलब क्या? प्लानिंग मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टारगेट फॉर्मुलेट करना, सेट करना, और जहाँ पे हम हैं और जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं उनके बीच जो गैप है उसको ख़त्म करने के लिए ब्रिज बनाना प्लानिंग कहलाता है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है ड्यूटीज असाइन करना, टास्क को बांटना और रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़ के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना और सारे रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूज़ करना ताकि प्लान पूरा हो जाए। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब था। अब स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब होता है राइट पर्सन, राइट जॉब, राइट टाइम को ध्यान में रख के सही आदमी चुनना ताकि सही टाइम पे उसको सही जॉब दी जाए। इसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्लूड होता है। फिर है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग रेफर्स टू लीडिंग, इन्फ्लुएंस, मोटिवेटिंग द स्टाफ। स्टाफ को लीड करना, मोटिवेट करना, और ताकि वो सही काम सही समय से और सही तरीके से कर सके ताकि खर्चा भी कम हो और समय के अंतर्गत काम हो जाए। 5वां फंक्शन है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए मॉनिटरिंग करना। हम सबसे पहले स्टैंडर्ड तैयार करते हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस से उसको कंपेयर करते हैं और जो भी दोनों में डेविएशन रहता है उसको करेक्ट करने के लिए एक्शन लिया जाता है जिसको कंट्रोलिंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने 90% का टारगेट रखा है, हम प्री बोर्ड आपसे लेंगे। अगर आपका 80% आया, प्री बोर्ड में 90 सोचे थे, आया 80 है, स्टैंडर्ड 90 एक्चुअल 80, दोनों के बीच डेविएशन 10% का है। उस 10% को दूर करने के लिए हम स्टेप लेंगे, उस स्टेप को ही कंट्रोलिंग कहा जाता है। 10th टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस विच साइनोक्राइजेस ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग एक्टिविटीज़ और फंक्शंस होते हैं, उसको समय के अकॉर्डिंग बांटना और जमाना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। कोऑर्डिनेशन की कमी होने की वजह से ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन और डिले होता है वर्क में। और मैनेजमेंट के तीनों लेवल में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन नहीं है बल्कि एक ज़रूरी चीज़ है जो कि मैनेजमेंट में होना चाहिए, वो भी ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन को याद करने का तरीका है कोऑर्डिनेशन की प्राइज्ड। तुम क्या जानो देव बाबू, अगर आप में से किसी का नाम देव है तो ये उसके लिए। कोऑर्डिनेशन की प्राइज्ड तुम क्या जानो देव बाबू, PRICED 6 लेटर है यानी 6 पॉइंट्स है। P फॉर परवेसिव फंक्शन, कोऑर्डिनेशन सब लेवल पे लगाया जाता है, एप्लीकेबल होता है और हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर,
कोऑर्डिनेशन लाना एक लेवल की नहीं बल्कि सारे लेवल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट और ग्रुप्स के अलग अलग जो प्लान्स रहते हैं उसको इंटीग्रेट किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है कोऑर्डिनेशन में। और टाइम ऐसा मैनेज किया जाता है कि ताकि एक ग्रुप का काम और दूसरे ग्रुप का काम क्लैश ना हो, यानी आपस में टकराए नहीं। कंटिन्यूस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, इट बाइंड्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट को बाइंड कर देता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाए। डेलिब्रेट फंक्शन, इट इज़ नेवर इस्टेब्लिश बाई इटसेल्फ, एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, मतलब कोऑर्डिनेशन खुद ब खुद नहीं आता है, कोऑर्डिनेशन हमको लाना पड़ता है अपने एफर्ट्स। लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि एक फर्म में कोऑर्डिनेशन की क्यों आवश्यकता है, उसको याद करने की टेक्निक है। ग्रोथ के लिए स्पेशल फंक्शन करो, ग्रोथ के लिए स्पेशल फंक्शन करो। देखो ये पेपर में 2 से 3 मार्क्स का पूछता है और ये अच्छी टेक्निक है याद करने की। ग्रोथ के लिए स्पेशल फंक्शन करो, इससे आपको सारे बुकिश पॉइंट्स याद हो जाएंगे। पहला पॉइंट है ग्रोथ इन साइज, आजकल कंपनी डेवलप होते जा रही है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए उनके बीच कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, आजकल एक कंपनी के अंतर्गत प्रोडक्शन के लिए अलग डिपार्टमेंट रहता है, मार्केटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट, फाइनेंस के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए अलग डिपार्टमेंट रहता है। ये सारे डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा। स्पेशलाइजेशन, आजकल हर एक एक्टिविटी के लिए स्पेशल आदमी की ज़रूरत पड़ती है, जो जिसके अंतर्गत स्पेशल नॉलेज हो, स्किल हो, और वो सारे आदमियों के काम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसलिए भी उनके बीच कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। इस तरह से इन 3 पॉइंट्स की वजह से हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in an organization. In this way this chapter is completed. Students, मेरी बुक के 2 मॉड्यूल हैं। पहला मॉड्यूल जिसमें सारे चैप्टर्स रहेंगे, जिसमें इजी टेक्निक रहेगी सबको याद करने की, और दूसरा मॉड्यूल रहेगा जिसमें केस स्टडीज़ रहेंगे और रिवीजन क्वेश्चंस रहेंगे जिनकी चांसेस है एग्ज़ाम में आने की। और ये दोनों मॉड्यूल्स आप मेरे को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। उसके बाद मैं आपको अपने दोनों मॉड्यूल्स दे दूंगा और कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आप 95 या उससे ज़्यादा % ईज़िली गेन कर लेंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। थैंक यू, बाय बाय।